जागरण संवादी दिल्ली में श्री ऋषिकेश जी और श्री संदीप भुतौरिया जी का हार्दिक स्वागत है। ऋषिकेश जी को कई बार ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है, संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, जस्ट एक्सप्लेन योर upcoming project, the new work which you are just planning or you are doing, and then we'll return back on the previous ones. No, actually, my latest project just came out this Independence Day. So I created a new version of our Indian national anthem. So for this new version of the Indian national anthem, I wanted to make it as epic and as huge as possible. So what we did was that we recorded, I conducted a 100-piece British orchestra. That is the Royal Philharmonic Orchestra, the 100 best musicians from the UK. I conducted them at Abbey Road Studios in London and got them to perform the Indian national anthem. And added to this, we recorded a 14,000-member children's choir in Bhubaneswar. That is 14,000-member children's choir, and all these children are from tribal communities. Then in addition to that, what we did was that we recorded with the legends of Indian classical music, that is Pandit Hariprasad Chaurasia on flute, Rakesh Chaurasia on flute, Aman Anayan on sarod, then Rahul Sharma on santur, and all of these musicians. So it was basically a 100-member British orchestra, and it was nice recording the 100-member British orchestra because after having ruled us for 200 years, it was nice for an Indian composer to actually conduct their finest musicians performing our Indian national anthem. And of course, as I mentioned, the 14,000 children and the legends of Indian classical music. फैंटास्टिक सर। मैं चाहूँगा जागरण की तरफ से इस ऑर्केस्ट्रा का, इस नेशनल एंथम का एक पीस बजा दिया जाए। Okay, let's stand up for the national anthem. And I'm very grateful that Sandeep Bhutoria ji is an associate producer on this particular project. संदीप जी आपको बहुत बधाई, और इसमें जयंती कुमारेश भी हैं। Yes. सरस्वती वीणा मेरे ख्याल से। Exactly. बहुत खूबसूरत है। इसको प्रोड्यूस करने के पीछे क्या विचार था आपका? नमस्कार, दैनिक जागरण का आभार। देखिए, भारतीय संस्कृति, भारतीय वाद्य, भारतीय संगीत, भारतीय संस्कृति एक वाहक है भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर ले जाने का, और भारतीय राष्ट्रीय गान के माध्यम से भारतीय संगीत के इतने सितारे एक साथ ग्रैमी अवार्ड, जो एक मापदंड है, एक मानक है, एक स्टाम्प है कि ये विश्व का सर्वोच्च संगीत का एक रबड़ स्टाम्प है, तो एक बार नहीं, तीन बार के ग्रैमी अवार्ड विजेता अगर कोई भारतीय संगीत के कई पुष्प का एक हार बना के, और वो भी भारतीय के राष्ट्रीय गान के साथ, और 14,000 ट्राइबल बच्चों के लिए कुछ बनाते हैं, तो आई थिंक कि इसके एक एसोसिएट प्रोड्यूसर में अपने आप में ये एक मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना, मैंने उन्हें इस काम के लिए नहीं चुना। और इसके लिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी आया कि 14,000 बच्चों ने
इसके लिए किया। धन्यवाद। रिकी जी ये बताएं, जो वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रेशन है उसका मीटर सेट पैटर्न पर है, उसमें आप कोई इनोवेशन नहीं कर सकते, कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर सकते। वो जिस मीटर पर है, चाहे वो बीथोवन है, बाक है, मोजार्ट है, शोपेन है, या कोई भी नया इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक है, वो उसी पैटर्न पे गाया और बजाया जाएगा। लेकिन इंडियन क्लासिकल में जब हम आते हैं तो इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश हो जाती है। 7 सुरों के बाद किसी भी राग की सरगम का बढ़त लेते हुए वो घरानों में भी बदल जाती है बंदिशें, और जो अवकाश है, जो एक एम्प्टीनेस है राग के बीच में, वो अपने ढंग से इम्प्रोवाइज करता है और गुरु से अलग जाता है शिष्य। क्योंकि अगर गुरु को रेप्लिकेट करता है तो गुरु डांट देता है कि ये तो मेरा स्टाइल है, घराना तुम्हारा किराना है, घराना तुम्हारा जयपुर है, नया करो। तो ये जो डायकोटॉमी है दोनों के बीच में, इसको कैसे आपने पकड़ा है? और जब आप ऑर्केस्ट्रेशन करते हैं इंडियन क्लासिकल और वेस्टर्न का, तो कोई प्रॉब्लम आती है उसमें कि कैसे उसको फिर, क्योंकि एक तरफ तो इम्प्रोवाइजेशन है और एक तरफ सेट मीटर है। No, that's a very good question actually, because I have studied both Western classical music and Indian classical music, so I'm a student of both forms of music. Now, both are quite unique in itself. The Western classical form of music, it's an orchestra, and there are 100 people playing together. Now, when 100 people are playing together, there is no chance for improvisation. Everybody needs to play a specific part. So it took me about 2 to 3 months of planning, because you have to write down what each person is going to play. So out of those 100 people, each and every one of those 100 people have to be given a sheet of music which I have to write, and I have to tell this is what the violin players are going to play, this is what the timpani players are going to play, this is what the bassoon players, the harpist, the cellist, everybody's going to play these parts. So there is no improvisation. Everybody has to play exactly what you have planned, and they're going to just play whatever you have planned. Now, the thing about what I love is working with Indian classical musicians, because when you work with Indian classical musicians, they can bring magic to your music. Now, I've got a secret in my life when I'm working with Indian musicians. I only work with musicians who are better musicians than me. So all of these musicians that you saw over here, each and every one of them was better than me. So I don't go very planned into the studio. I go with the basic idea of what I want, and then I go to a person like, let's say, Rakesh Chaurasia, or to Aman Anayan, or to Rahul Sharma, or to Jayanti Kumresh, and I just give them the basic idea, and then I just sit back and I just watch the magic that they bring. Because what they do is that they not only play my composition, but they take it to another level, where they add their own improvisation, their own musical skills, their ideas, their life experiences, their musical education. They add all of that, and they bring magic. So the magic can only happen with improvisation, and that magic, I believe, can only come across if you work with Indian musicians, and that's why all of my projects, I love working with Indian classical musicians. ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि इंडियन क्लासिकल का जो परकशन का काम है वो इम्प्रोवाइजेशन लेता है, लेकिन ऑर्केस्ट्रेशन अपने सेट पैटर्न पे चलता है वेस्टर्न का, उसका मीटर कैसे मिलाते हैं आप? So the way to do it is that you start with the Western classical musicians and you make a bass. So you start with that. So that is what I did. I first recorded the Royal Philharmonic Orchestra. I conducted them, recorded them at Abbey Road Studios in London. And then after that, I had the bass orchestration. Then on top of that, because that is your basis, that is your backing. Now what you do is that you take that to the Indian classical musicians, and then they add magic on top of it. So that is the way to do it. Start with them and then move on to the magicians. वो एक स्ट्रेट कैनवास है जिसका फिलिग्री करते हैं। Exactly. So basically, you start with the skilled musicians from the West, and then you add the magicians from the East. बहुत सुंदर। आपने चूँकि वैश्विक मंच पर संगीत की बात हो रही है भारत के, बहुत साल पहले प्रभा खेतान फाउंडेशन ने एक बहुत शानदार सीडी रिलीज़ की थी, इंडियन क्लासिकल लोगों के छोटे ख्याल की बंदिशों का कंपाइलेशन था, और जिसमें तमाम बड़े लोग मतलब 30s 40s से लेकर के और बिल्कुल लेटेस्ट तक के लोगों की रेयर बंदिशें थी। जैसे मुझे याद है आज भी कि गौहर जान की बंदिश आन बान शान जिया में लागी, वो बंदिश कहीं मिलती नहीं थी, वो आपने सबसे पहले उसको प्रोड्यूस किया था। वो उसका पूरा प्रोसेस, उसको कैसे कलेक्ट किया,
उसको कैसे रिफाइन किया, क्योंकि वो सब एनालॉग पैटर्न का मामला था और बाद में डिजिटल फॉर्म में जब आता है तो एनालॉग को कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो उसमें किन लोगों ने सहायता की, वो कैसे पूरा प्रोजेक्ट संभव हुआ? नहीं, वो रिकी जानते हैं, विक्रम संपत जो हमारे कॉमन फ्रेंड हैं, तो चेन्नई में जब वो काम कर रहे थे कुछ ऐसे संगीत का जो कभी डिजिटाइज भी नहीं हुआ। मान लीजिए जो एक दौर था जब हम रिकॉर्ड प्लेयर सुनते थे, रिकॉर्ड्स के बाद में कैसेट्स आई, कैसेट्स के बाद में सीडी आई, आपका चिप आ गया, आपका आजकल तो iCloud आ गया। लेकिन जब रिकॉर्ड प्लेयर के पहले भी जो कागज़ की जो रिकॉर्डिंग होती थी, जो हमने सुना है, जो हमने नहीं सुना, तो कागज़ की रिकॉर्डों में मान लीजिए कि जो 20 गाने थे उसमें जो 10 गाने थे वो रिकॉर्ड प्लेयर्स पे आ गए, और उस 10 गानों में जो मान लीजिए जो 7 गाने थे वो वापस कैसेट्स में आ गए, साथ में जो अच्छे 3 गाने थे वो सीडीज़ में आ गए, फिर सीडीज़ से। तो कुछ गाने जो ऐसे गाने थे जो मान लीजिए कि कागज़ के रिकॉर्ड से फिर रिकॉर्ड प्लेयर में आने में कुछ गाने तो छूट गए, वो एक कुछ कंपनियों ने, कुछ लोगों ने उसको आर्काइविंग करके उसको डिजिटाइज करने की कोशिश की। तो हमने ऐसी कुछ बंदिशें उसको बचा के, जो मान लीजिए जो पुराने गाने थे, जो पहले जब मान लीजिए कि वो दौर था जब जो गायिकाएं जो गाने गाती थीं और वो रिकॉर्ड नहीं होता तो उनको गाने के बाद में अपना नाम बोलना पड़ता था कि मैंने ये गाना गाया और मेरा नाम गाने के बाद नूर जहां, या वो दौर था। तो उसको एक भेंट के लिए कि लोगों को वो दौर भी याद रहे कि अब ये गाने नहीं बचे हैं, तो उसका कंपाइलेशन हमने चेन्नई से विक्रम भाई की मदद से वो करके उसको एक भेंट स्वरूप एक जस्ट एज अ मेमोरेबल हमने एक वो रेडी कराया था उस प्रोजेक्ट। वो बहुत सुंदर प्रोजेक्ट था। रिकी जी, मैं ये जानना चाहूँगा, एनालॉग पैटर्न का म्यूज़िक था, रिकॉर्ड होता था, अर्ली 70s 80s तक एनालॉग था, फिर इलेक्ट्रॉनिक आया, डिजिटलाइज हुआ। जब डिजिटल फॉर्म के साउंड आए तो पैनिंग साउंड, शेकर साउंड, इन सब को लेकर के बहुत सारा काम होने लगा, ड्रम में खास करके, परकशन में। आपने, आपका इंक्लिनेशन इंडियन क्लासिकल और फोक इंस्ट्रूमेंट की तरफ रहा है, क्या कभी उस तरह की मेथोडोलॉजी जो है शेकर और पैनिंग साउंड की, वो कभी डिस्टर्ब करती है? शेकर साउंड एंड पैनिंग, आना जाना, जो एक ड्रम का परकशन होता है, हाँ, तो उसने क्या कभी इंडियन इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई खिलवाड़ किया? मतलब देयर इज अ प्लेफुलनेस with the Indian classical or folk instrument with the Western orchestration? No, yes. So of course, in India, the main forms of traditional music is, of course, your Indian classical forms, your North Indian classical form, South Indian classical form, and then you've got the folk forms and tribal music forms across India. So I've been working with a lot of folk musicians. In fact, Sandeep ji also had worked with us on this documentary that I had created on the Bowls of Bengal. So what we did is that the Bowls of Bengal, that particular tradition is absolutely beautiful because it's a 1,000-year-old tradition of music with people who were suffering from being from the lower caste 1,000 years ago. And what they decided is that they decided to go outside of the caste confines, and they decided that our pathway to God is going to be through our voice and through our singing. So it's a beautiful musical tradition which is all about devotion. It's all about surrendering yourself to God, and through your music and through your voice. And of course, I've done a lot of songs with the tribal musicians from Araku Valley, Andhra Pradesh, North Karnataka, in the Northeast, also in Bhubaneswar. What I try to do is that I try to collaborate with these amazing tribal musicians on songs that they have, which have been passed down from generation to generation. Some of these songs are said to be over 3,000 years old, and there is no documentation of these songs. So all these songs have been passed down orally, just with a parent singing the song to a child, and then that child singing the song to their child. And, so these traditions have been passed down orally for over 3,000 years. And so for me, that has been really, really satisfying of collaborating with these musicians. So if you go on the internet, you'll find a whole lot of these songs that I've created with these amazing tribal musicians. And so it's a lot of fun to actually collaborate with these ancient pieces of music and bring some modernity to it so that it caters to a wider audience. इसमें एक मज़ेदार सवाल ये बनता है कि 3000 इयर्स का जो पूरा ट्रेडिशन आया है, क्योंकि हमारे पास ओरल और वर्बल ट्रेडिशन ही रहा है, हमारे पास इस बात की डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि ओरिजिनली क्या रहा होगा। तो क्या आपको ये लगता है कि 3000 उसमें ये एक पूरा स्पैन में
जनरेशन लॉस भी हुई होगी और इम्प्रोवाइजेशन भी हुआ होगा. There must have been some amount of loss and improvisation. But if you think about it, music as a whole, how did music start? You know, music started many, many centuries or many thousands of years ago, many millennia ago. Music started off as sounds from nature. You know, sounds of the birds, sounds of the animals, sounds of the trees, sounds of the rivers, sounds of the raindrops. Then after that, what happened? After that, we human beings started imitating those sounds and trying to make it more pleasing for the human ear. Then what happened after that? After that, we started taking objects from nature, like bamboo flutes, boxes of seeds as percussion instrument, animal skin as percussion instruments, bowls of water. You know, we started taking all of these instruments and we started creating music with that. So if you look at all these tribal musicians and these indigenous musicians, their music still represents the sounds of nature. Their music still talks about topics like harvest, about forests, about coexistence with nature, about how human beings are a part of nature and not away from nature, about the delicate balance of life. So that is why even if there is a loss in translation over these 3,000 years, I don't think the loss of translation is that much, because they are still talking about things that are very important, and very shockingly, they are even more relevant today than they were 3,000 years ago. ये बहुत अच्छी बात है. इंडियन ऑर्केस्ट्रेशन में खास करके जब फिल्म म्यूज़िक की रिकॉर्डिंग होती थी 60s से लेके अब तक 30s से, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट ईजाद किए गए, इंस्ट्रूमेंट इम्बाइब किए गए जो सिर्फ फिल्म के साउंड जो आपने कहा उसके लिए ज़रूरी थे. जैसे वुड ब्लॉक्स का बहुत सारा काम हुआ जो कि कभी ऐसे नहीं यूज़ होता है, या वो स्टील शीट को वो कराया गया, उसमें शिवरिंग करा करके साउंड क्रिएट किया गया, देन कॉम्ब को लेकर के. क्या इस तरह से कोई ऑर्केस्ट्रेशन इंडिया में डेवलप नहीं हुआ जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, लेकिन हमने रोज़मर्रा की चीज़ों से साउंड क्रिएट किया और फिल्मों में तो उसकी एक हार्मोनी बना दी, एक धुन बना दी, जिसके सबसे बड़े उदाहरण सलील चौधरी एंड आर डी बर्मन हैं. लेकिन अलग से वो उन आर्टिस्टों ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो हम एक नई साउंड थेरेपी या कोई नया साउंड एक पैटर्न क्रिएट कर सकें. So my answer to this is going to be a little controversial, but the thing is that this kind of idea of creating new musical instruments and creating musical instruments out of sheet metal and out of nails and out of workshop ideas, which you see Hans Zimmer doing a lot of it, the Western composers, or even other composers like Steve Jablonsky, and a whole lot of Hollywood composers constantly do that. But this happens in countries, in my opinion, in countries which do not have a rich tradition of music already. Because in India, if you want to find a new sound, or if you want to, like, let's say if I'm making a piece of music and I want a new sound, and I want a sound that is not something that a lot of people have listened to before, and I want to create something that is unique, I just have to go through our rich tradition of music, find all of these instruments which are on the verge of extinction, and instruments that are very ancient, indigenous instruments or tribal instruments or folk instruments, which now very few people are playing. Because there are some instruments, like you see them in Rajasthan, you see them in the Northeast, that some musical instruments are there which only one family is playing. Or maybe only one person is playing right now. And if that person passes away, then that instrument is dead. So I think in our traditions and in India, instead of making new instruments, we can just go to these people and try to revive their instruments and work with them so that their instruments become immortal, and maybe even teach these instruments in universities and schools. बहुत ही सुंदर. आपने प्रभा खेतान फाउंडेशन के थ्रू बहुत सारे फंक्शंस पूरे देश में किए हैं, और मैंने देखा है बहुत जगह में, खुद उसका साक्षी रहा कि वहाँ का ट्रेडिशनल क्लासिकल या फोक म्यूज़िक का कंसर्ट हुई, आपने बहुत सारे रिवाइव किए कलाकारों को बुलाया, स्टेज दिया. आज की डेट में जब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, भारतीय कला के खास करके संगीत के ग्लोबल होने में जो चीज़ें अभी जा नहीं रही हैं देश के बाहर, उसके लिए क्या काम करने की ज़रूरत है, और आपने क्या पाया, आपका अपना क्या एक स्पेशल एक्सपीरियंस है कि ये चीज़ अभी और मेहनत मांगती है, नॉट इन टर्म्स ऑफ साधना, इन टर्म्स ऑफ प्रोपोगेशन और प्रमोशन. पहला सवाल तो कि एज अ फाउंडेशन, देखिए हमारी कोशिश यही रहती है हमारे सारे कार्यक्रमों में
कि हम एक पूरे भारत का चित्र प्रस्तुत करें कार्यक्रम में। इसलिए हमारे कार्यक्रम में जो एक, चाहे वो लेखक का कार्यक्रम हो, चाहे संगीतकार का कार्यक्रम हो, चाहे म्यूजिशियन का कार्यक्रम करो, आप देखेंगे कि हमारे कार्यक्रम के, चाहे वो एक आमंत्रण पत्र की डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो उसका चाहे खान पान हो, चाहे मोमेंटोज़ हो, उस पर एक पूरी एक रिसर्च की प्रक्रिया है कि लोकल हस्तकला का मोमेंटो दिया जाए। उसका जो डिज़ाइनिंग है उसमें भी एक म्यूज़िक ऑफ द मंथ जो हर महीने एक बहुत ही विषय, जो एक समकालीन विषय है उस दौर का, चाहे वो उसमें जो रिकी केज जी रेडी करते हैं हर महीने का स्पेसिफिक म्यूज़िक, उसमें कॉज ऑफ द मंथ जाता है, एक आर्ट फॉर्म जाता है, इनवाइट जो वीडियो इनवाइट बनता है, और जहाँ भी इवेंट होता है उसमें मान लीजिए उस क्षेत्र के खान पान, जो वहाँ का लोकल डेलिकेसीज़ है, उसको ही सर्व किया जाता है। जो मोमेंटो है, जो लोकल हैंडीक्राफ्ट, और वो भी आजकल हमने डाइवर्स हैंडीक्राफ्ट शुरू किया कि अगर आप बिहार में प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहाँ पे हम बंगाल का कांथा दुपट्टा देते हैं, या अगर कलकत्ता में करें तो मैसूर का दुपट्टा देते हैं। तो एक डाइवर्स कल्चर, उसमें कार्यक्रम के पहले बोला भी जाता है कि ये कहाँ का हैंडीक्राफ्ट है और क्या है। तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की जो है परिकल्पना, वो हम भारतीय कार्यक्रम करते हैं। जहाँ तक विदेश की जो बात है, कि जो यही सेम जो हमारा डिज़ाइनिंग ऑफ इनवाइट से लेके जो ये चीज़ है, और जो जैसे जो फेस्टिवल्स में जो हम लोग सपोर्ट करते हैं बाहर के फेस्टिवल्स में, अब हमें बहुत एक तरीके से आप समझिए कि लड़ाई करनी पड़ती है, बिकॉज जो वहाँ से जो रिक्वेस्ट आती है वो 99 नहीं 100% हमेशा ये रिक्वेस्ट आती है कि हमें इंग्लिश ऑथर चाहिए, हमें सिर्फ इंडिया के से जो ऑथर चाहिए वो इंग्लिश लैंग्वेजेस के चाहिए। और हम ये कहते हैं कि अगर हम फेस्टिवल्स को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें, ठीक है, आप अगर हम 5 सत्र को या 5 सत्रों को अगर हम सपोर्ट करें, हम आपको 3 इंग्लिश के ऑथर भेजेंगे, लेकिन आप एक हिंदी का ऑथर लीजिए, एक रीजनल भाषा को लीजिए। और इस जिद में ही, और इस ईमेल में ही, इस तर्क में ही हमें ये भी कहना पड़ता है अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम एक भी ऑथर नहीं सपोर्ट करेंगे, आप एक भी सत्र नहीं सपोर्ट करेंगे। और तब ये बात इस पे आती है कि ठीक है, आप एक हिंदी का ऑथर भी भेजिए, फिर वो बोलते हैं हम इसके लिए हमारे पास ऑडियंस नहीं है, इसके लिए हमारे पास कन्वर्सेशन करने वाला नहीं है। तो वो भी एक्सरसाइज हमें यहीं से करनी पड़ती है कि हम एक उपयुक्त कन्वर्सेशन का व्यक्ति भी ऐसे देश में ढूंढे जो उनसे कन्वर्सेशन कर सके, उनके लिए ऑडियंस आ सके। और ये एक बराबर की प्रक्रिया है, और इसमें ये नहीं कि हम उसमें हारते हैं। हमने इसको बखूबी से इस चीज़ को पाया है कि फेस्टिवल्स में जो हम, चाहे अभी नवंबर में यूएस में फेस्टिवल्स हो रहा है, अच्छा फेस्टिवल हो रहा है, तो वहाँ पे 3 इंग्लिश के ऑथर जा रहे हैं और हिंदी के दिव्य प्रकाश दुबे भी वहाँ जा रहे हैं उस फेस्टिवल में। तो ये अगर आप अपनी चीज़ को खुद ही नहीं पहचानेंगे, और आप अपने संस्कृति को, अपनी भाषा को खुद ही नहीं पुरजोर से बाहर करें, तो नहीं हो सकता। तो जो भी इस तरह की संस्थाएँ या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, उनको ये करना चाहिए कि वो अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेजेस को भी उसी तरह से प्रमोट करें जैसे वो बाकी चीज़ों को करते हैं। थैंक यू। विंड्स ऑफ समसारा एंड यूनाइट ऑल इन एल्बम की कहानी, क्योंकि ये बहुत सक्सेस हुए, खास करके विंड्स ऑफ समसारा। So, Winds of Samsara was my 16th album. I did that album I started working on that album in 2012, and the album was released in 2014. So this album was started off because, I'd started making a few pieces of music on our father of the nation, that is Mahatma Gandhi. I started making a few pieces of music on him. And and I was a huge fan of the South African flute player, a gentleman called Wouter Kellerman. I was a huge fan of his music, and I met him in Los Angeles. And when I met him in Los Angeles, a huge coincidence came about where he told me that he was working on pieces of music about his father of the nation, that is Nelson Mandela. And we also realized that there's a lot of cross-pollination over here because Nelson Mandela was heavily inspired by the non-violence movement by Mahatma Gandhi. And Mahatma Gandhi spent his formative years in South Africa. So we decided that, all right, the South African musician Wouter, he will send me his music and I'll add Indianness to it. And I'll send him my music and he'll add South Africanness to it. So what we did is that we collaborated for 2 years. And at the end of 2 years, we had an album ready. That album became Winds of Samsara. We released that album. The album became the highest selling instrumental album in the whole world for the year 2014. Thank you. And we won all sorts of awards, and that ended up with us winning the Grammy Award in 2015. Yeah. इंक्लिनेशन टूवर्ड्स इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इस पर आपका क्या कहना है, और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं
जो आपको बहुत पसंद हैं, जो आप ज़रूर से इस्तेमाल करते हैं, और कौन से ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा रिजर्वेशन होता है? So, when it comes to, first I'll speak a little bit about Indian classical musicians versus, versus the pop musicians in India. Now, the thing is that Bollywood as a genre of music in India, it's of course extremely popular in India. I'm not a part of Bollywood. I do not do Bollywood music. So, but even then, when that being Indian and being in India, when I tell people I'm a composer, the first question I'm asked is, which film have you composed music for? Because people believe that if you are a musician, you are a part of Bollywood, you know? And if you're a singer, then you sing for Bollywood. So Bollywood musicians and Bollywood composers, they perform all over the world, right? They perform all over the world. Like you'll find all the popular Bollywood composers, they perform in places like New York, San Francisco, San Diego, Moscow, Berlin. They play everywhere. And everywhere they go, they are able to fill up complete stadiums. They're able to fill up complete auditoriums. But who comes for those shows? The only people who come in those shows are people from the Indian diaspora. That is Indian people in all of those countries. They are the only people who come for those shows. Whereas, if you look at a person like Pandit Ravi Shankar, the greatest sitar player ever. Now, Pandit Ravi Shankar, I had gone to his concert in San Francisco when I was 19 years old. I sat in the auditorium. It was 1,500 people in the auditorium. And I'm looking around, and I see that there are just very few Indian people in the audience. And it is mainly a Western audience over there, because he was reaching out, he was breaking cultural barriers. Now, Bollywood has not been able to break cultural barriers because it's only Indian people appreciating Bollywood everywhere in the world. Whereas when it comes to the classical musicians like Pandit Hariprasad Chaurasia, Pandit Ravi Shankar, Pandit Vishwamohan Bhatt, Ustad Allah Rakha Khan, Ustad Zakir Hussain, all of them have broken cultural barriers and they've reached out. And that is why, if you look at who all have won Grammy Awards, they all are Indian classical musicians and not Bollywood musicians. If you see Ustad Zakir Hussain, you see Pandit Ravi Shankar. Now, I wanted to ask you this. I wanted to do a small exercise over here. Everybody knows who Pandit Ravi Shankar was, right? Which instrument did he play? Shout out. Louder. Okay, fine. Which is the biggest civilian honor that he won? You know, like which award did he win? Everybody knows Bharat. What's his daughter's name? Other daughter's name? Nora Jones, correct. Okay. Can anybody over here name one album of his? He's made 75 albums. Anybody name one album of his? Anybody name one song of his? Absolutely not. So the thing is that if you go to San Francisco, if you go to New York, they will be able to name albums of his. But in India, we cannot name albums of his because we are not appreciating our own music. We are not appreciating our own people. Other people are appreciating. And that is why Pandit Ravi Shankar, he moved abroad. He moved to San Francisco. I do not know why he moved to San Francisco, but I can guess that he moved to San Francisco because he felt he's getting more respect for his pure Indian music outside India than in India. So I think we need to start growing to respect our own musicians. Fantastic, sir. आप ये बताएं बंगाल में I just wish to say something. When Ricky is saying that it's a Indian classical music which actually the breaks the cultural barrier, and the Bollywood music does not break the cultural barriers. So, but we have grown up hearing that when Raj Kapoor's song Awara Hoon was, the Russians were singing and Tanzanians were singing all these Bollywood songs. So I think, of course, the Indian overseas community is by and large, has attracted a lot of marriage business to India. But its economy has grown because of this. But you don't think so that even the Bollywood songs has also, maybe the popularity of Bollywood songs has at least grown the publicity to attract that people should also listen to the Indian classical music, or it's the Indian classical music which has popularized that people should listen to the Indian Bollywood music or listen to the Bollywood songs. It's that because way. you have a vast knowledge of music. So what's your take on that? No, it's what you said, the second thing, because if you look at it, a very good indication as to which song is being successful in the West is looking at their music charts.
like for example, the Billboard music charts or the Nielsen SoundScan music charts. Bollywood music has never entered those charts ever. But classical musicians have entered those charts. So it's classical music that is very popular over there. And maybe because of the classical music, Bollywood music gets recognition. But there are a few Bollywood songs which have broken these cultural barriers, but you'll be able to count these songs on just one hand. Like for example, there is Jai Ho, there is Natu Natu, and that's it, finished. Just 2 songs. और जो आप कह रहे हैं उस दौर में सलील चौधरी देन तिमिर बरन जो कि खुद रविशंकर के टीम में थे एंड न्यू थिएटर्स में म्यूज़िक करते थे और बाद में आदि बर्मन तमाम लोगों ने शंकर जयकिशन इज़ वन ऑफ देम जिन्होंने बहुत सारे वेस्टर्न ट्यून्स को एग्जैक्ट उतार लिया अपने यहाँ चोरी चोरी का गाना जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो इज़ ए चेक पपेट्री सॉन्ग देन माया फिल्म का सलील चौधरी का गाना इतना ना मुझसे तो प्यार बढ़ा इज़ ए जी माइनर सॉन्ग ऑफ बीथोवन 17th सिम्फनी तो ऐसे करीब सैकड़ों गाने हैं जो 60s तक बने लेकिन बाद में वो बिल्कुल सही है कि वो नाटो नाटो और जय हो पे आके बात ख़त्म होती है मैं एक सवाल आपसे ये पूछ रहा था पश्चिम बंगाल में जो फोक ट्रेडिशन रहा खास करके फोक भी कहें उसको अब तो क्लासिकल फॉर्म में भी गिना जाता है रविंद्र संगीत श्यामा संगीत बंगाल यात्रा और वहाँ का सुबह जब ये जैसे नवरात्र में महालय का जो कीर्तन प्रार्थना है ये कितना बढ़ा बाउल तो बहुत ग्लोबल हुआ लेकिन क्या श्यामा संगीत को हम ले जा पाए बाहर उस लेवल पे बंगाल यात्रा ले जा पाए बाहर नहीं हुआ तो आज क्या सीन है नहीं बाहर तो देखिए गई है आज जो आप देखिए जहाँ पे विश्व के कोने कोने में जहाँ पर भी बंगाली हैं दुर्गा पूजा हर जगह होती है और दुर्गा पूजा में आज भी कोई बॉलीवुड म्यूज़िक या दूसरा म्यूज़िक नहीं बन के ट्रेडिशनल बंगाली म्यूज़िक ही बजता है तो उस मामले में जैसे हिंदुस्तान की हर कम्युनिटी जैसे बाहर भारत में हर भारतीय अपनी सभ्यता संस्कृति को जीता है वैसे अपने त्योहारों को जीता है वैसे बंगाली कम्युनिटी भी जीती है लेकिन बंगाल का जो एक रविंद्र संगीत है जो यात्रा का जो म्यूज़िक है या दुर्गा पूजा का जो म्यूज़िक है उसकी अपनी एक पहचान है और अब तो ये ट्रेडिशन चल रहा है कि जो मान लीजिए कि जो ठीक है दुर्गा पूजा के नवरात्रा की जो में 1 महीने पहले से दुर्गा पूजा उत्सव और 1 महीने के बाद में कन्वीनियंस के हिसाब से क्रिसमस कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं बनता है लेकिन दीपावली मिलन और दुर्गा पूजा तो बाहर तो ओवरसीज़ में कन्वीनियंस के हिसाब से एक दिन मना के लोग मना लेते हैं कि इस दिन हमारा फेस्टिवल और म्यूज़िक डेफिनेटली पॉपुलर हुआ है और जो क्लासेस भी होती हैं बाहर जो मतलब जैसे मान लीजिए इंडियन क्लासिकल डांसेस की जो क्लासेस होती हैं भरतनाट्यम की कथक की इसकी उसी तरह से रविंद्र संगीत की क्लासेस वेरी पॉपुलर ओवरसीज रिकी सर इंडियन म्यूज़िक और वेस्टर्न म्यूज़िक के बिजनेस में क्या डिफरेंस देखते हैं So, if you have to talk about the mainstream genres like Western pop music, and if you look at Bollywood music, or let's look at Bollywood music in general. Now, when it comes to the business of it, nowadays, I'm just trying to how to tackle the question, but nowadays, what happens is that the only music that we listen to is music that comes to us. You know, like music that comes from Instagram or music that comes to us from YouTube. We do not go out and try to find music. Music always comes to us. So the only music that actually comes to us is music that has the most amount, the musicians or the producers who have the most amount of money to push the music on social media. You know, so that's the only music that comes to us because we do not go outwards to listen to music. We just listen to music that shows up on our screens or music that comes in our news feed in our social media. Now the thing is that Bollywood has got a very, very strong marketing machinery because Bollywood does not have to recover their money for their music from the music sales. They have to recover their money from movie ticket sales from theaters. So music is used as a promotional media for promoting their movies. And so they have to care about their business return comes from selling of movie tickets in theaters. No, here, I'm telling you about here. So basically music is used as a promotional media for selling movies. And what happens is that their income comes from the sales of movie ticket sales. Whereas if you are a musician in India who is making music outside of Bollywood, then your only income comes from the music sales itself, which is very little money. So it is difficult to compete with the mainstream music industry because your income is very little.
So you do not have enough money to market your music like how Bollywood has got. Now, when it comes to the West, it is different. When it comes to the West, you've got your mainstream music, which is like Taylor Swift, Katy Perry, Beyonce. You've got the mainstream music, and then you've got the non-mainstream music like jazz music and country music, and then you've got folk music. You've got all of these non-mainstream genres. Now, in a place like America, if I'm doing classical music or I'm doing jazz music, which is not mainstream pop music, then basically I will play my music on a radio station which only plays that kind of music. Okay? Now, a radio station, I hope I'm making sense. Are you able to understand? Yeah. So now, in case, like let's say there is a radio station which only plays niche music, it only plays jazz and country music, that radio station will have very few listeners. That radio station, because it's only classy listeners, so that radio station will have maybe about 2 lakh listeners. But a mainstream radio station in America, which is playing Taylor Swift, will have 20 million listeners, okay? Now, if I am an advertiser, if I want to advertise on a radio station, and I am, let's say, a brand like Mercedes-Benz, and I want to advertise on a radio station, I will advertise not on that mainstream station because that is a waste for me, because not every one of those 20 million people will be able to afford a Mercedes-Benz car. So what I'll do is that I'll advertise on those jazz radio stations because I know that a lot of people, from that 2 lakh people, that small number of people who are listening to that jazz music will be able to afford my car. So there is awareness of this, that there is a segmentation of audience over there, which does not exist in India. In India, everybody wants to play only mainstream music, and that is why all our radio stations sounds exactly the same. And even brand managers of various brands like Mercedes or whatever, they just look at numbers and they want to advertise over there. They don't want quality listeners, they just want quantity. हाँ, इस देश में तो ये एक दिक्कत है कि रेडियो स्टेशन पर अब क्लासिकल के लिए भी जगह नहीं बची है और फोक के लिए भी जगह नहीं बची, और जो फोक है वो चलता हुआ बिल्कुल न्यू एज फोक है जो ट्रेडिशनल फोक से कोप नहीं करता कभी। कौन कौन से फेवरेट राग हैं जिन पे काम करना पसंद करते हैं? योर फेवरेट राग्स इंडियन? No, I don't have a preference, but a lot of my songs are based on Rag Desh. So that is something that I absolutely love composing on. In fact, in all my concerts, I start with Rag Desh. Then, of course, what do you call that? My latest album is called Break of Dawn. It's an album that I released recently. It's an album which is based on mental wellness. So I would consider myself to be a musician and an environmentalist. Whatever I do is always about, trying to be environmentally conscious. I also work with the United Nations. I'm their goodwill ambassador. So this particular album is based on a very popular Buddhist quote, which says that all the imbalances in nature, all the imbalances for the environment, and we've got so many environmental problems like climate change, species extinction, plastics pollution, air pollution. So all the imbalances in nature is a reflection of the imbalances within our mind. So if we need to purify nature, first we need to purify the mind. And what better way than utilizing Indian classical rags to purify the mind? Because I believe that Indian music and Indian classical music is the best way to bring about mental wellness. संदीप जी, क्या आपको लगता है जो बिजनेस के एस्पेक्ट में मैंने रिकी जी से सवाल किया, हमारे यहाँ जब से रिकॉर्ड, कैसेट्स, सीडीज़ का बनना और बिकना बंद हुआ, जब से डिजिटलाइज हुआ और अब कहीं कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, कोई आप टेप रिकॉर्डर नहीं खरीद सकते कि आप चाहे कुछ रिकॉर्ड करें या आप कैसेट फिल्म का या क्लासिकल भीमसेन जोशी का सीडी खरीद के लाएं। एक ज़माना था जब हम लोग पूरे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में ढूंढते रहते थे, खरीदते थे, म्यूज़िक वर्ल्ड और प्लैनेट टाइम और कहाँ पुराने वो एक हारमोनी दुकान है वहाँ चौरंगी के पास, वहाँ से सीडीज़ लाते थे। डिजिटलाइज होने के बाद सब कुछ तो आ गया और स्पॉटिफाई और तमाम जगहों पे आ गया, लेकिन उसका ग्लैमर और चार्म इनविजिबल हो गया क्योंकि आप ढूंढ नहीं सकते। अगर कोई बहुत क्यूरियस लिसनर नहीं है तो उसको पता ही नहीं है कि उसे टाइप क्या करना है और कौन सा म्यूज़िक निकाल के लाना है। क्या इसने इस बिजनेस को पीछे किया, खासकर इंडिया में? बिल्कुल किया। वो जो एक देख करके जो खरीदने का वो किताब और आईपैड में पढ़ने वाली बात है। जी जी जी, कि आप किताब के पन्ने
पढ़ के तो आईपैड में वही पढ़ सकता है जो किताब पढ़ता रहा है। हाँ। वो तो निकाल लेगा, वो डाउनलोड कर लेगा, लेकिन कोई नया बच्चा जो अगर पढ़ता है, रहा है वो भी आईपैड पे नहीं निकाल सकता। हाँ, लेकिन जो नया बच्चा है अगर उसे मैं कहूं भी कि भैरवी राग से शुरुआत करो सुनने की, नहीं निकाल तो वो पाएगा। किस कलाकार को जाकर ट्यून करे और उसको तो ये डाउनलोड खत्म करे। होगा ही होगा मुझे ये। लगता है कि एक एरा एक खत्म हो रहा है। मैं एक आखिरी सवाल लेता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर राउंड में जाएंगे। आपका जीवन का म्यूजिक करते हुए सबसे बड़ा अनुभव जिसने आपकी जिंदगी बदली, नॉट ग्रैमी अवार्ड, नॉट एनी सुपरहिट थिंग, कोई लाइफ का पर्सनल ऐसा एनेक्डोट, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी सीख जिसने रिकी केज बनाया। So, uh, for my second Grammy Award-winning album, that is Divine Tides, it is called. So, I made that album during the pandemic. So, I started making the album during the pandemic, that is in 2020. All of us were locked up in our homes. Luckily, I've got a recording studio in my house. So, I was locked up in the recording studio and I was making that music. And I felt that I wanted to have a collaborator. Now, growing up as a child, I was a huge fan of this drummer. His name is Stuart Copeland. Stuart Copeland is said to be the greatest drummer in the history of music. He's 72 years old right now. And a complete legend, you know, and 5 times he's won the Grammy Award, all of that stuff. Amazing person. So I thought, let me reach out to him and let me see if he wants to work with me. At the worst, he'll say no. It's all right, you know. So I reached out to him. I sent him some pieces of music. And he came back to me within 2 weeks and he said, yes, I would love to work with you on this album. And of course, he said yes mainly because even he was also locked up in his home because it was locked down. So, you know, so that was the opportunity that we had to work with each other. So we worked with each other for 1 year on that album. 1 year, him in Los Angeles, me in Bangalore. We worked with each other for 1 year. And then at the end of 1 year, we had an album ready. We became the best of friends. We became very, very close. He became almost like a father figure to me. And then at the end of that, we had the album ready, album released, album was very successful. And then we got the nomination for the Grammy Award in 2021. Then what happened was that we had not even met each other in person. We've become so close. He's become like a father figure to me. We've made this album for 1 year. Album has become successful. Album has gotten nominated and I've not even met him in person, face to face. But that was what the pandemic was about. Then after that, we met for the Grammy Awards, okay? We met for the Grammy Awards. We are sitting down in the ceremony. We are waiting for the name to be announced, you know, as to who has won. And there is where the magic happened. They said that whoever goes up on stage can only give a 60-second speech. And at the end of 60 seconds, they will shut off your mic. And only one person can speak. So I immediately told Stuart, I told him that you are the legend, you should be speaking. So he said, fine. So we went up, so they called out our name, we won the award. I was very happy. Both of us went up on stage. We went in front of the mic, we took the award. Stuart went in front of the mic, and you can see this on YouTube. He said that this album was started by Ricky. This album is all about Ricky. So I'm not going to be speaking. Ricky, take the microphone. And then he gave me the microphone and I spoke over there and I spoke. And he looked at the producer. The producer was standing over there on the stage. Backstage, he looked at the producer, and you can see this on YouTube. He looked at him, he said, don't you dare. As in, don't you shut off his mic. He told him, don't you dare. And then he looks at me, he's like, Ricky, say whatever you want to say. And then I spoke on the mic. So that basically, why I'm telling you the story is that made me understand what is a legend. He could have easily taken that 1 minute. And he could have spoken to everybody. And he could have done whatever he wanted to do. But even then he felt that this is a young guy over here. This is a person I collaborated with. Let's give him a chance, and he let me speak. So that is what was a huge learning experience for me as an artist. बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंस्पायरिंग। नए प्रोजेक्ट्स क्या हैं प्रभा खेतान फाउंडेशन के संगीत को लेकर के जो हम भविष्य में देखना चाहेंगे, जो आपके माध्यम से हम जैसे कान से इन लोगों को मिलने वाले हैं सुनने को? हम पुराना जितना है वो संभाल के उन्हीं को सुरक्षित रख के सही चल सके, वही बहुत है, नया कुछ नहीं है हमारे पास। रिकी जी के लिए और संदीप जी के लिए खूब आप लोगों से तालियां बजाएं। और भारतीय संगीत का वैश्विक मंच पर जाना, सबसे बड़ा उदाहरण रिकी केज हैं जिनको 3 बार ग्रैमी अवार्ड मिला। संदीप भुतौरिया हैं जिन्होंने सारे पुराने क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक को रिवाइव किया, उसकी सीडीज़ बनाए और ग्लोबली फैलाया।
तो आप दोनों का बहुत धन्यवाद, स्वागत। आप में से कोई सवाल करना चाहें? सवाल नहीं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और जागरण को मैं सौंपता हूँ। Thank you.